हेलो स्टूडेंट्स, शारदा पीठ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो हम लोग क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और आज के जो टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको फॉलिकल्स के बारे में बताया था, हमने oogenesis पढ़ा था। उस oogenesis में आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना था, फिर सेकेंडरी था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हुए, टर्शियरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बने, फिर ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कॉर्पस हेमोरेजियम बना। कॉर्पस हेमोरेजियम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या बना था? कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये जो फॉलिकल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उन फॉलिकल्स का ये डिटेल्ड डायग्राम है। इन डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको बोल रहे हैं, स्ट्रोमल सेल्स क्या है, oocyte किसे बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहाँ बनता है। सही है, चलो यहाँ देखो। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। पहला जो स्ट्रक्चर है बेटा वो किसका बता रहा है हमको? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमरी जर्म सेल्स यॉर्क सैक से माइग्रेट होकर आए थे ना, ओवरी, वही वाला। तो ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो अगर आप प्राइमोर्डियल फॉलिकल में देखें तो सबसे पहले आपको आउटर मोस्ट पार्ट में इस तरीके के फ्लैट सेल्स दिखेंगे। मैंने भी आपको कल डायग्राम बना के दिखाया था। ये जो फ्लैट सेल्स हैं, इन फ्लैट सेल्स को हम बोल रहे हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या बोल रहे हैं इन सेल्स को? फॉलिक्यूलर सेल्स। फिर आप देख सकते हो ये वाली जो लेयर है जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये जो लेयर रेड से बन रही है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो पार्ट्स है, एनिमल टिश्यू में आपको पढ़ाया गया है 11th में। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स के साथ हमारे पास यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर के बाद सबसे आखिरी में आप प्राइमोर्डियल फॉलिकल में देखोगे, अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? प्राइमरी oocyte। क्या बोल रहे हैं इसे? प्राइमरी oocyte। तो ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में ये सारी चीजें विजिबल है। oocyte है, फॉलिक्यूलर सेल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमल सेल्स हैं और कोलेजन फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स रहेंगे यहाँ पर। अब सेकेंड हम देखें प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में हमको थोड़ा चेंजेस मिला। अब हमको क्या चेंजेस मिला प्राइमरी फॉलिकल में? देखो, प्राइमरी फॉलिकल में ये तो सेम हो गया अपना प्राइमरी oocyte, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आप देखो कि अंदर ये वाली जो पूरी कैविटी है, अंदर जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि अंदर के सेल्स डिफरेंशिएट होकर कौन से सेल्स बनाते हैं बेटा? ग्रैनुलोसा सेल्स। तो देखो यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स आ गया। तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो फीचर है वो फॉलिकल्स का है। यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल में हमको एज सच ग्रैनुलोसा सेल्स का अपीयरेंस नहीं दिख रहा है। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आप लोग जब कॉलेज जाओगे तो आपको सारे स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, सेक्शंस की स्लाइड्स दिखाएंगे। तो ये सारी जो स्लाइड्स हैं आप अभी अगर अच्छे से समझ लेंगे तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक आपको ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी। सही है। तो यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स, प्राइमरी oocyte, अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर एक एडिशनल लेयर जो डिफरेंशिएट किया हुआ है वो बोल रहा है जोना पेल्यूसिडा। तो देखो जोना पेल्यूसिडा किसे बोल रहा है? जस्ट oocyte के बाहर में जो उसकी खुद की मेम्ब्रेन है। कल अपन ने पढ़ा था ना, ग्रैनुलोसा सेल्स और प्राइमरी oocyte के बीच में है। आप लास्ट लेक्चर अगर आप नोट्स मैंने आपको यहाँ मेंशन किया था, यहाँ राइट साइड में एक छोटा सा रफ स्केच डायग्राम भी बनाया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में डेवलप होता है। तो देखो ये जोना पेल्यूसिडा। फिर हमने कल पढ़ा था कि जो जोना पेल्यूसिडा है उसका नेचर क्या है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नेचर है इसका? ग्लाइकोप्रोटीन। हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना तब आपको जोना पेल्यूसिडा का इंपॉर्टेंस बताएंगे। इसमें रिसेप्टर्स रहते हैं
ये रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करते हैं बेटा? स्पर्म कॉन्टैक्ट को। किसको डिटेक्ट करते हैं? ये शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के पास आकर संपर्क करेगा तो उस संपर्क का पता किसको आगे चलने वाला है बेटा? जोना पेलुसिडा को। हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जोना पेलुसिडा के बाद यहाँ पर आपको फिर से कोलेजन फाइबर मिल गया। अब कोलेजन फाइबर के बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और जो यहाँ डेवलप हुआ है वो है थीका फॉलिक्यूली। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल वाला जो स्टेज है उसमें एक एडिशनल लेयर बनती है स्ट्रोमल सेल से, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? थीका फॉलिक्यूली। अब आगे जो डायग्राम आएगा उसमें आप ये देख पाएंगे कि जो थीका फॉलिक्यूली है, ये थीका फॉलिक्यूली के दो पार्ट बन गए हैं, एक थीका एक्सटर्ना था और एक थीका इंटरना था। सही है? ये इमेज आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा लेबल भी कर सकते हैं, क्लियर कट डायग्राम है, इसमें कोई कंफ्यूजन का चांसेस नहीं है। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इसमें आप देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, देखो यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इस सेकेंडरी फॉलिकल में हमको क्या क्या दिख रहा है? देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो कॉमन है, हमको यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख गया, यहाँ पर हमको प्राइमरी oocyte दिख गया, यहाँ पर अपन को ग्रैनुलोसा सेल्स दिख गया, ब्लड वेसल्स वस्कुलराइजेशन होगा, जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे अंदर एग्स के डिवीजन होंगे, oocyte के डिवीजन होंगे, वैसे वैसे वस्कुलराइजेशन या न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी होगा। ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स है, अगेन यहाँ पर स्ट्रोमल सेल्स है। हमको क्या चीज याद रखते हैं? मैंने बोला था ना आपको, थीका। तो यहाँ पर एक एडिशनल लेयर बन गई है जिसे हम थीका बोल रहे हैं। थीका यहाँ पर बोल रहे हैं थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना स्ट्रोमल सेल्स के पास यहाँ तक ले गया है और थीका इंटरना और थोड़ा अंदर, जस्ट आउटसाइड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन या जस्ट आउटसाइड ऑफ जोना पेल्यूसिडा। तो एक हो गया थीका एक्सटर्ना, एक हो गया थीका इंटरना। अब आप देखो, हमने कल एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें आपको बताए थे कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उन लोग सिक्रीशंस करते हैं और सिक्रीशन के कारण अंदर एक खाली क्या बन जाता है बेटा? खाली कैविटी बन जाता है। और यही जो खाली कैविटी है इसे हम क्या बोले थे? एंट्रम। इस खाली कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? एंट्रम। ठीक है, फिर एंट्रम के बाद आप देखो यहाँ पर अगेन आपको लेयर दिख रही है जोना पेलुसिडा। फिर जोना पेलुसिडा के बाद आपको यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है। अगर आप देखेंगे, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इस सेकेंडरी फॉलिकल में जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो जस्ट प्राइमरी oocyte के बाहर है, oocyte के जस्ट लगे हुए जो सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ये ग्रैनुलोसा सेल्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, कॉलुमनर सेल्स जैसा या स्ट्रेट ऐसे खंबे जैसे सेल्स दिखेंगे, पॉलीगोनल। तो ये जो सेल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? कोरोना रेडिएटा। तो ये जो कोरोना रेडिएटा का अपीयरेंस है, ये हमको कौन से फॉलिकल में देखने को मिलता है? सेकेंडरी फॉलिकल। ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीजों से इंपॉर्टेंट है कि ये डायग्राम आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा कि मुझे कोरोना रेडिएटा कहाँ पर मिला, कोरोना रेडिएटा का लोकेशन आपको क्लियर हो गया, फिर आपको जोना पेलुसिडा पता चल गया, अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स और प्राइमरी oocyte के बीच में। यही सारी जो माइनर चीजें हैं ना बेटा, वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मेजर जो चीजें हैं जो सारी जगह बताई जाती हैं, सब बताए जाते हैं, तो हर स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, बट फर्क कहाँ पर आता है? जो माइनर डिटेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, वो डायग्राम में कहाँ प्रेजेंट है, कौन से स्टेज में डेवलपमेंट होता है, तो ये बायोलॉजी में आपको नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा सारे स्ट्रक्चर्स और उनके पार्ट्स के बारे में। सही है, ठीक। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हम चलते हैं मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम परिपक्व पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल में हमको क्या चेंजेस दिख रहे हैं? अब ग्राफियन फॉलिकल में आप देखो, फिर से आपको प्राइमरी oocyte दिख रहा है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स दिख रहे हैं। अब देखो जो कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा अच्छे से अलाइन हो चुका है, कहाँ? प्राइमरी oocyte के बाजू में।
फिर हमको यहाँ पर कौन सी लेयर दिख रही है, जोना पेलुसिडा। यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ लिखा है एंट्रम, तो एंट्रम का जो फॉर्मेशन है ना, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड नहीं बोल सकते, बहुत सारी जगह एंट्रम को, एनसीईआरटी बुक में एंट्रम को थर्ड फॉलिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसे फॉलो कीजिए। बट अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो जो एंट्रम है, जो कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट होना है ना बेटा, वो सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के बीच का जो ट्रांजिशन स्टेज है उसी में हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो टर्शियरी फॉलिकल है, उस टर्शियरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में हमको जो ये कैविटी दिख रही है, ये जो हमको यहाँ पर कैविटी दिख रही है, इसको, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है यहाँ, फ्लूइड भरा हुआ है। इसका नाम भी है लीकर फॉलिक्यूली बोलते हैं इसे, बट हमको नीट में ये पूछेगा नहीं, आपको बस याद रखना है कि अंदर फ्लूइड है। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है एंट्रम, वो ग्राफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल है। और सिर्फ अगर हम एंट्रम या एंट्रम का डेवलप या उस कैविटी का डेवलपमेंट है तो वो कौन से स्टेज में हम याद रखेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। सही है, ठीक है। और एक बार देख लो चारों डायग्राम्स को, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के स्ट्रक्चर देख लो, लेट प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है बेटा, थीका इंपॉर्टेंट है, कोरोना रेडिएटा इंपॉर्टेंट है, एंट्रम इंपॉर्टेंट है। मैच्योर या जो ग्राफियन फॉलिकल में उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रम। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि जो oogenesis का प्रोसेस है उसे हम कॉमन हेडिंग में भी पढ़ेंगे। एक oogenesis जैसा ओवरी के अंदर चल रहा है वो फॉलिकल्स वाला पार्ट, और उन फॉलिकल्स के अंदर में जो प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes का जो डिवीजन है, मियोसिस जो चलता रहता है, हम ये दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ पढ़ेंगे। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम आसान है। आप यहाँ देखते रहेंगे, एक अच्छा स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है, ये स्लाइड से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फीटल पीरियड। क्या याद रखना है, फीटल पीरियड। फीटल पीरियड मतलब अभी बर्थ नहीं हुआ है, फीटल पीरियड मतलब बर्थ नहीं हुआ है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा पार्ट है ये फीटल पीरियड है, मतलब यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं वो पैदा होने से पहले है। कल मैंने नोट्स भी दिया है आपको, नोट्स को आप देखिएगा, ये डायग्राम को देखिएगा, साथ मिलाकर पढ़िएगा, एक बार में सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये फीटल पीरियड, फीटल पीरियड में क्या क्या हमने पढ़ा था, oogoनियम है, oogoनियम में क्या हुआ, माइटोसिस। जर्म सेल्स में अपन पढ़े थे ना, अब माइटोसिस होकर सेल्स डेवलप हुए और क्या बना बेटा, प्राइमरी oocyte। यहां पर लिख दिया अपन प्राइमरी oocyte। फिर इस प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, मियोसिस। क्या हुआ बेटा, मियोसिस। अब मियोसिस इन प्रोग्रेस, मियोसिस इन प्रोग्रेस मतलब इसमें मियोसिस स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो मियोसिस है प्राइमरी oocyte में, ये प्रोफेज 1 में जाकर क्या हो जाता है बेटा, अरेस्ट हो जाता है। हमने इसको कल लिखा था ना, फर्स्ट अरेस्टिंग फेज, फर्स्ट अरेस्टिंग फेज। तो प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज 1 में रुका हुआ है। ये स्थिति कब है, जब बर्थ होने वाला है, जब मतलब जब बर्थ हुआ है, जब फीमेल या छोटी बच्ची का जब बर्थ हुआ है, तो उस समय उसके अंदर में जो oocyte है वो प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस 1, प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस 1, प्रोफेज 2 या एनाफेज 2 या टीलोफेज 2 मतलब मियोसिस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं प्राइमरी oocyte तक, प्रोफेज 1 तक, वो फीटल पीरियड में। सही है। अब चाइल्डहुड, नो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। सही है। अब क्या हुआ, बर्थ होने के बाद से लेकर क्या हुआ, प्यूबर्टी। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हम मानेंगे प्यूबर्टी का। बर्थ होने से लेकर क्या बोला है बेटा, प्यूबर्टी तक। अब यहाँ पर देखो लिखा है प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज। प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज का क्या मतलब हुआ, प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज मतलब अब जो ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये प्रोसेसेस 12 साल से लेकर
फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है 12 से 50 या 14 से 45 वेरी कर सकता है 2-3 साल। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स है ये हर महीने बनेंगे। कब से बनेंगे बेटा? प्यूबर्टी से लेकर कब तक? मीनोपॉज तक। सही है। चलो अब प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी oocyte स्टिल इन प्रोफेस। अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर याद रखना है अपन को? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, कल पढ़े थे अपन। सही है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब देखो जैसे ही प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी किसके कारण आया? आई रिपीट, हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन बेटा? एस्ट्रोजन। सही है, कल डिस्कस किए थे अपन क्लास में। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनेगा जैसे प्यूबर्टी आया? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखो जब प्राइमरी फॉलिकल है तो प्राइमरी फॉलिकल के समय प्राइमरी oocyte भी अपने कौन से स्टेज में है? प्रोफेस 1। कौन से स्टेज में है? प्रोफेस 1। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें क्या कंप्लीट होगा? मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड बाय 1 प्राइमरी oocyte ईच मंथ। हर महीने चलने वाला है। तो ये अपन कल डिस्कस किए थे, मैं आपको लिखाया था। जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगा तो उससे 2 अनइक्वल सेल्स बनेंगे। नोट्स में है आपके, आज उसी को हम डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी oocyte में जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगा तो उससे 2 सेल बनेंगे अनइक्वल साइज के। पहला है टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा क्या होगा बेटा? सेकेंडरी oocyte। क्या है बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी एक बना और दूसरा क्या बना? सेकेंडरी oocyte। आप इस स्लाइड में भी देखेंगे पोलर बॉडी का साइज छोटा है और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का जो साइज है वो क्या है? बड़ा है। सही है। चलिए अब ये जो सेकेंडरी oocyte है या जो प्राइमरी, यहाँ पर अपन ने प्राइमरी oocyte पढ़ा, फिर ये प्राइमरी oocyte हुआ, यहाँ पर देखो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल गया। अब आपने क्या याद रखना है कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte जो है ये कौन से स्टेज तक बन जाता है, डेवलप हो जाता है? मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। मैंने आपको कल नोट्स भी दिया था इसका। पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्योंकि अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होने के बाद क्या होने वाला है? अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन। तो कल नोट्स में आपको बताया गया था कि अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन के समय एक सेकेंडरी oocyte रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी। सही है। चलिए अब क्या होगा? ओव्यूलेशन हुआ। क्या हो गया? ओव्यूलेशन हुआ। अब जब ओव्यूलेशन होगा ना फीमेल में, तो ओव्यूलेशन होने से या ओव्यूलेशन के बाद टोटल 2 चीजें हो सकती हैं। ध्यान देना यहां। मान लो ओव्यूलेशन के बाद टोटल दो पॉसिबिलिटीज है। इफ फर्टिलाइज्ड, इफ नॉट। जरूरी थोड़ी ना है कि हर महीने फीमेल के बॉडी में स्पर्म आए। सही है। तो जब भी फीमेल को ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, एक अगर फर्टिलाइजेशन या निषेचन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इफ नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस केस में फीमेल्स में कुछ दिनों के बाद क्या चालू हो जाएगा बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओव्यूलेशन होने के कुछ दिनों के बाद, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा फीमेल्स में? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मान लो फर्टिलाइज्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? फर्टिलाइज्ड हो गया। फर्टिलाइज्ड हो गया मतलब oocyte और स्पर्म आपस में क्या हो गए बेटा? मिक्स हो गए। अब आप इस स्लाइड में देखोगे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, oocyte और स्पर्म मिक्स हुए, तो उससे क्या होगा? जो पोलर बॉडी था ये पोलर बॉडी में फिर से मियोसिस होगा।
मियोसिस 2, अभी बताया ना मियोसिस 2 होता है, एक 1 और एक 2। तो ये जो पोलर बॉडी है इसमें दोबारा से क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने से एक पोलर बॉडी से फिर कितने पोलर बॉडी बन जाएंगे बेटा, 2 और। तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उस केस में जो पोलर बॉडी है यहाँ पर, उस पोलर बॉडी में फिर से मियोसिस होगा और एक पोलर बॉडी से फिर 2 और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में या नीट में कि एक oogenesis के प्रोसेस में टोटल कितने पोलर बॉडीज बनते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, 3। ठीक, अब पोलर बॉडी के बाद ये जो स्ट्रक्चर है फर्टिलाइज्ड ओवम, क्या लिखेंगे अपन, फर्टिलाइज्ड ओवम। देखो यहाँ पर लिखा है स्पर्म सेल जो है वो आकर किससे फ्यूज हुआ है, ओवम से फ्यूज हुआ है, जिसके बाद इसमें मियोसिस क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, उस मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या रिजल्ट बनेगा हमको, ओवम, और यहां पर क्या बनेंगे बेटा, पोलर बॉडीज। तो पूरे oogenesis के प्रोसेस में एक ओवम बनेगा और टोटल कितने पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, 3। एक जो पहले बना था वो, और फिर एक से कितने पोलर बॉडी बनेंगे, 2। तो टोटल 3 पोलर बॉडीज बनेगा और एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, ओवम बनेगा। सही है, देखिए यहां पर लिखा है, ये स्लाइड में आपको दिखेगा, यहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ओवम बना, सेकेंड पोलर बॉडी बना, और यहाँ पर फिर देखो फर्स्ट पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी और दिखा रहा है। तो टोटल यहाँ पर कितना पोलर बॉडी बन गया, 1, 2 और 3, और ओवम कितना बना बेटा, 1। सही है। अब ये जो पोलर बॉडीज है, इन पोलर बॉडीज का क्या होता है यहाँ, ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि अब ये जो पोलर बॉडीज है, इन पोलर बॉडीज का यहाँ पर क्या होता होगा इस प्रोसेस में, ये पोलर बॉडीज यहाँ पर ऐसा क्या करते होंगे, ठीक है। तो ये पोलर बॉडीज यहाँ पर क्या करेंगे, एनीवन, क्लास में किसी को पता है बेटा, यहाँ पर पोलर बॉडीज क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको मैं oogenesis वाला प्रोसेस समझाता हूं। अब सबसे पहले मैं यहां पर लिख दे रहा हूं oogonia। क्या लिखा मैं यहां पर, oogonia। अभी मैं यही वाला पार्ट लिख रहा हूं यहाँ, ये देखो यहाँ पर oogonia, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्राइमरी oocyte। अब oogonia से बना प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस से टोटल 2 स्ट्रक्चर बने, एक छोटा स्ट्रक्चर फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बड़ा स्ट्रक्चर जिसे मैं लिख सकता हूं सेकेंडरी oocyte। ये हो गया फर्स्ट मियोसिस में। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है या जो पोलर बॉडी है, इनमें सेकेंड मियोसिस कब होगा, इनमें सेकेंड मियोसिस तभी होगा, सेकेंड मियोसिस तभी होगा जब कौन सा प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन। जब कौन सा प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte से भी ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें फिर मियोसिस हुआ, ये जो पोलर बॉडी है, फिर से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, पोलर बॉडी का। सही है। तो टोटल 3 पोलर बॉडी बन गए और एक जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओवम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, फर्टिलाइज्ड ओवम। अब ये तो था सिंपल वाला पार्ट। हमने सेल वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि
जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो सारे जो सेल्स हैं, जो ये जर्मिनल सेल्स हैं, इन लोगों का जो नेचर है, इन लोगों का नेचर क्या रहता है बेटा? डिप्लॉइड। इन लोगों का नेचर कैसा रहता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्या होगा बेटा? 2n। डिप्लॉइड मतलब यहां पर क्या होगा? 2n। अब 2n मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46। सही है ना? 2n मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46। चलो अब यहां देखो, अब यहां पर अगर आप देखोगे oogenesis में, तो मैं यहां पर अंदर लिख सकता हूं जो oogonia है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46। ठीक है, फिर से मैं 46 लिख दिया। ये कौन सा स्टेज हो गया बेटा? प्राइमरी oocyte। इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस। अब मियोसिस को हम बोलते हैं फर्स्ट मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ये सेल में हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो हाफ का मतलब क्या होगा? एक सेकेंडरी oocyte बना और एक क्या बना बेटा? पोलर बॉडी। तो अब मैं सेकेंडरी oocyte क्या लिख दूंगा? 23। हाफ बोला ना, फर्स्ट मियोसिस हो रहा है। फर्स्ट मियोसिस या फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अब अगर आप देखेंगे, ये oogonia डिप्लॉइड कंडीशन का था। oogonia से प्राइमरी oocyte बना, मियोसिस हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, सेकेंडरी oocyte बना। फर्स्ट पोलर बॉडी में फिर मियोसिस होगा तो 1 से 2 बनेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम बनेगा। अब इसे मैं आपको क्रोमोसोम नंबर लिख के समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पोलर बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने यहाँ 46 लिखा oogonia में, मैंने यहाँ 46 लिखा किसमें बेटा? प्राइमरी oocyte में। फिर मैंने बोला यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस हुआ, तो फर्स्ट मियोसिस से क्या हुआ? एक पोलर बॉडी बन रहा है और एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है। तो 23 क्रोमोसोम ये ले लिया, और ये जो एक्स्ट्रा 23 क्रोमोसोम है ये कौन अपने पास रख लेगा? पोलर बॉडी। तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी? तो फर्स्ट मियोसिस के बाद जो एक्स्ट्रा 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र बचे रहते हैं, उन एक्स्ट्रा 3 क्रोमोसोम्स को अपने पास कौन रख लेता है? पोलर बॉडी। जिससे, ध्यान देना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिससे ये जो सेकेंडरी oocyte है, अभी इसका ओव्यूलेशन होगा ना, जिससे ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने कौन से कंडीशन में बना रह सके? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब N। अब क्यों हैप्लॉइड बनाना जरूरी है? वहां से जो स्पर्म आ रहा है मेल में, वो स्पर्म भी कौन से नेचर का होगा बेटा? हैप्लॉइड। अभी जैसे अपन ये oogenesis का पढ़ रहे हैं ना, आपको मैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का दोनों के जो डायग्राम्स है वो आपको मैं एक स्लाइड में बना के शो करूंगा। तो एक्स्ट्रा 23 क्रोमोसोम कौन रख लिया? पोलर बॉडी। इस एक्स्ट्रा 23 क्रोमोसोम का क्या फायदा मिला? जो सेकेंडरी oocyte है जिसका ओव्यूलेशन होने वाला है, और ओव्यूलेशन के बाद अगर वो स्पर्म के साथ मिलता है तो वहां पर सेकेंडरी oocyte क्या मेंटेन करके रखेगा? हैप्लॉइडिटी आप इसको बोल सकते हो। सेकेंडरी oocyte को हैप्लॉइड रखने के लिए, एन कंडीशन में रखने के लिए एक्स्ट्रा 23 क्रोमोसोम्स कौन रख लेते हैं बेटा? पोलर बॉडी। ठीक, चलिए फिर इसके बाद यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने से क्या हुआ? ये येलो वाला ओवम और पिंक वाला स्पर्म, ये जो दोनों हैं ये अपने साथ कितना कितना क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं? 23। अब जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों
जब मिक्स हो जाएंगे तो इनसे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जो जाइगोट फिर बना है उसमें कैसा कंडीशन आ जाएगा, डिप्लॉइड। एन और एन कैसा कंडीशन आ जाएगा, डिप्लॉइड। सबको क्लियर है बेटा? oogenesis, oogenesis में पोलर बॉडी और जो 23 क्रोमोसोम बचता है वो सबको क्लियर हुआ यहाँ पर? चलिए बढ़िया, ऑल राइट। अब ये जो oogenesis है, इस oogenesis का अगर हम कंपेयर करें किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो ये जो डिफरेंस है ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है शॉर्ट नोट में, नीट में भी इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। तो अब ये क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है, चलिए आइए देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम देखें पहले, तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से। एग्स का हो रहा है oogonia से। अब सेकेंड पॉइंट है ऑल स्टेजेस ऑकर इनसाइड टेस्टिस। तो मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन है या जो पूरा प्रोसेस है वो जीरो, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कहां पर होगा, टेस्टिस में। ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट द लास्ट स्टेज ऑकर्स इनसाइड द ओवरी। ऑकर्स इनसाइड द ओवरी मतलब ये देखो, यहां पर अपन ने पढ़ा ना, ओव्यूलेशन के पहले तक बेटा, कहां तक, ओव्यूलेशन के पहले तक ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ओवरी के अंदर। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट आया वो कहां पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में या फीमेल में, ओवरी के बाहर। इसी कारण से मैंने यहाँ पर डिफरेंस में लिखा है कि oogenesis में सभी स्टेज ओवरी के अंदर नहीं होते हैं, लास्ट वाला स्टेज ओवरी के बाहर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में बोल रहा है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब से मेल्स में प्यूबर्टी चालू होगी तब से लेकर उनके डेथ तक उनके बॉडी में लगातार स्पर्मेटोजेनेसिस चलते रहता है। oogenesis में क्या है, अर्ली स्टेजेस क्या है, फीटल पीरियड। मैंने आपको बताया था कि oogenesis फीमेल्स में फीटल लाइफ में ही चालू हो जाता है, पैदा होने से पहले ही चालू हो जाता है। अभी अपन ने स्लाइड भी देखी है उसकी, ये देखो फीटल पीरियड में प्रोसेस चालू हो गया ना। तो यही बोल रहा है फीटल पीरियड। बाकी जो प्रोसेस है वो कब होता है बेटा, प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इसमें लिखा है स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय मेयोसिस प्रोड्यूसिंग स्पर्म ऑल द टाइम। अब जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं कभी ना कभी वो अपने लाइफ साइकिल में स्पर्म बनेंगे। कुछ स्पर्मेटोगोनिया स्टार्टिंग में डिवाइड होना चालू हो जाते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया के टाइप्स हैं जो स्टेम सेल्स या रिजर्व की जैसा काम करते हैं। जब बाकी सेल्स लोग खत्म हो जाते हैं तब उन लोग डिवाइड होना चालू होते हैं। लेकिन oogonia में ऐसा नहीं है। हम oogenesis में पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ सेल्स बने थे, याद है 2 लाख से 20 लाख, फिर याद है 40,000, फिर याद है 400, याद है ना, अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो सभी जो oogonia है वो एक टाइम पर डिवाइड नहीं होते हैं, एक ही oogonia डिवाइड होगा। ग्रोथ फेस oogonia का लॉन्ग है। ग्रोथ फेस मतलब oogonia तो बन गया, प्राइमरी oocyte तो बन गया, लेकिन वहां से लेकर प्यूबर्टी तक वो अरेस्टेड फेस में रहता है। फर्स्ट अरेस्टिंग फेस पढ़े हैं ना अपन, तो उसी के लिए बोल रहा है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेस शॉर्ट है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल नेचर का है, मूव कर सकता है, जबकि जो ओवम है या फीमेल का जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब ये है कि वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता, उसको आसपास के स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी किसमें, मूव होने के लिए। तो ये अभी अपन जब आगे के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, उसमें मैं आपको समझाऊंगा फैलोपियन ट्यूब में मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे मूवमेंट होता है। सही है। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस। ये आप नोट्स के लिए लिख लीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम में है, और नीट का जो प्रिपेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड, उसमें भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। सही है, ठीक। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है देखो, इसमें लिखा है प्रोडक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स का नंबर है वो ज्यादा बनता है, और oogenesis में आप देखोगे तो सिंगल मैच्योर एग सेल बनता है। फिर मैंने स्मॉल साइज एंड मोटाइल गैमेट, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मोटाइल गैमेट यहाँ पर लिखा हुआ है
इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि स्पर्म का जो साइज है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आपको ऐसे डायरेक्टली स्पर्म नहीं दिखेगा, जब तक आप सीमन के सैंपल को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे तब तक आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होगा। फिर अगर आप देखेंगे oogenesis इज लार्ज इन साइज, न्यूट्रिएंट रिच सेल एंड पोलर बॉडीज। फिर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया लिमिटेड नंबर ऑफ oocytes रहते हैं फीमेल्स के पास। स्पर्मेटोसाइट्स डिफरेंशिएट बिफोर प्यूबर्टी, oogonia डिफरेंशिएट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। ये अभी लास्ट वाला जो डिफरेंस है वो भी याद रखिएगा। अब दोनों में अगर हम देखेंगे तो कॉमन चीज क्या है, दोनों में मियोसिस हो रहा है और दोनों से सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। ये अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। उन दोनों प्रोसेस में जो भी सिमिलैरिटीज हैं, डिससिमिलैरिटीज हैं, उनको याद रखने के लिए भी वेन डायग्राम जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये oogonia का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बेटा, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। देखो डायग्राम्स एनसीईआरटी बुक में जो दिए गए हैं वो मोर देन इनफ है, फिर भी इंटरैक्टिव क्लासेस के मैं आपके लिए कुछ डायग्राम्स ऐड करूंगा स्लाइड्स में। पहले आप पूरा नोट्स लिख लीजिए, आप चीजों को समझ लीजिए क्या क्या देखना है। उन सारी चीजों को देखने पढ़ने के बाद फिर मैं आपको इन सारे पार्ट्स के अच्छे से डायग्राम्स में आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब फीमेल कंपोनेंट्स में क्या क्या बेटा, ओविडक्ट्स हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस है, यूट्रस को वूम्ब भी बोलते हैं, कोक गर्भ, हिस्टेरा भी बोलते हैं बायोलॉजी में, सर्वाइकल कैनाल आ जाता है, वजाइना आ जाता है। बुक में सर्वाइकल कैनाल नहीं है एनसीईआरटी बुक में। अब हम देखें अगर फैलोपियन ट्यूब में, तो अमूमन फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का है। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, बुक में आप पैरेलली देख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स हैं, फैलोपियन ट्यूब एक होल स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन्फंडिब्यूलम। ये इन्फंडिब्यूलम फनल शेप्ड है। फनल शेप्ड का मतलब क्या होगा बेटा, फनल मतलब ट्यूब का जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, जो जैसे एक ट्यूब है, जैसे मान लो जो ये ट्यूब है, अब ये ट्यूब अगर आगे जाके ऐसा चौड़ा हो रहा है या फैल रहा है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, फनल शेप। नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीट एस्पिरेंट्स, सिलिएटेड सेल्स हैं और सिक्रीटरी सेल्स हैं। याद रखना इन्फंडिब्यूलम के पूरे लाइनिंग में सिलिएटेड मतलब सीलिया युक्त कोशिकाएं हैं और सिक्रीटरी मतलब स्रावी कोशिकाएं हैं। अब ये जो सीलिया है, हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि जहां पर भी सीलिया रहेगा, सीलिया लोग एक डायरेक्शन में लगातार मूव कर सकते हैं। तो मूव करने से कहाँ होगा, क्या होगा, अंदर का जो पार्ट है, जो ट्यूब के अंदर का पार्ट है, हॉलो पार्ट है, हॉलो पार्ट के लिए बायोलॉजी में क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, ल्यूमेन। जैसे मान लो कि अगर ये फैलोपियन ट्यूब है तो इसके अंदर का ये जो खाली पार्ट है, हॉलो पार्ट है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ल्यूमेन बोल सकता हूँ। सही है। तो इन्फंडिब्यूलम में सिलिएटेड और सिक्रीटरी सेल्स हैं। सिलिएटेड सेल्स अंदर एक करंट या वेव जैसा, ये लहर जैसा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ही जो सेकेंडरी oocyte है वो निषेचन वाली जगह या फर्टिलाइजेशन वाली जगह तक पहुंचता है, ये जो करंट्स डेवलप होते हैं। उसके बाद एम्प्यूला में क्या याद रखोगे, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। पूरे फैलोपियन ट्यूब का 2/3 पार्ट बनाता है अकेले एम्प्यूला। थर्ड है इस्थमस। इस्थमस छोटा पार्ट है, सकरा है, सकरा के लिए हमने इंग्लिश में क्या लिखा है, नैरो। तो ये तीनों में बहुत डाउट होता है अगर आप इसको अच्छे से ना पढ़े। इन्फंडिब्यूलम फनल, एम्प्यूला वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, और जो इस्थमस है वो छोटा, और सकरा मतलब शॉर्ट एंड नैरो पार्ट। ऐसा लिख लीजिएगा कॉपी में, तभी जहन में रहेगा। अब आप इन्फंडिब्यूलम में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, मैं आपको स्लाइड भी शो करूंगा, इन्फंडिब्यूलम वाले पार्ट के ही एक्सटेंशन निकलता है। क्या निकलता है बेटा, एक्सटेंशन निकलता है। इसको थोड़ा समझना, जैसे मान लो कि मेरा यहां से लेकर यहां तक हाथ इन्फंडिब्यूलम है, फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये इन्फंडिब्यूलम है। अब इस इन्फंडिब्यूलम के पार्ट से ऐसे एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। एक्सटेंशन अपीयर्स एज फिंगर लाइक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। तो ऐसा कुछ समझ लो कि ये जो मेरी 5 उंगलियां हैं फिंगर लाइक, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिम्ब्रिए। क्या बोल रहा हूँ बेटा, फिम्ब्रिए। अब ये जो फिम्ब्रिए है, इस फिम्ब्रिए का क्या सिग्निफिकेंस होगा,
ये जो फिम्ब्रिये है या जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस फिम्ब्रिये का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद रहेगा, ऑस्टिया क्या रहेगा, यहाँ पर छोटा सा एक छेद रहेगा। और फिम्ब्रिये का बेसिकली फंक्शन क्या है, अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन में ओवरी से जो एग निकलता है उस एग को ऐसा पकड़ना या ऐसा कैप्चर करके कहां पर ले आना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिये। मैंने लिखा है कैचिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। कोई इसमें अलग से आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है वो नीट एंट्रेंसेस के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। सही है, तो एक्सटेंशन हो गया फिम्ब्रिये। ध्यान रखना है कि फिम्ब्रिये इज नॉट दी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिम्ब्रिये जो है वो फैलोपियन ट्यूब का एक्सटेंशन है, ओविडक्ट का पार्ट नहीं है। वो किसका एक्सटेंशन है, फैलोपियन ट्यूब का। अगर पूछे फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, ओविडक्ट के कितने पार्ट हैं, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, तो 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फिम्ब्रिये किसका पार्ट है बेटा, इनफंडिबुलम का। ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज में। ये हो गया। अब अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, हिस्टोलॉजी किसकी देखें बेटा, फैलोपियन ट्यूब की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, लेयर्स के बारे में देखें, तो हिस्टोलॉजी में अगर देखें तो फैलोपियन ट्यूब में स्मूथ मसल्स हैं। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं इसके भी 2 लेयर्स हैं। एक इनर पार्ट है जो सर्कुलर मसल का बना है, और जो आउटर पार्ट है वो किसका बना है बेटा, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स का। सही है, तो अब यहाँ पर अगर स्मूथ मसल है तो स्मूथ मसल है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ट्यूब संकुचित होगा, शिथिलित होगा, संकुचित होगा, शिथिलित होगा, जिससे अंदर एक ऐसा लहर जैसा बनेगा। और यही लहर या जो आप इसे वेव बोल लो, ये वेव जो है वो फीमेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए, कहां तक ट्रांसपोर्ट, जहां पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होना है वहां तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करेगा। इसलिए मैंने इसको अलग से हिस्टोलॉजी करके दिया है ताकि आपको पता रहे कि स्मूथ मसल्स है आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। सही है, चलिए, तो ये एक्सेसरी डक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट अगर हम आए तो हिस्टोलॉजी कंटिन्यूएशन था। एपिथेलियम जो है, इसका एपिथेलियम बेटा फैलोपियन ट्यूब का कंटिन्यूएशन है। फैलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियम है उसमें 2 टाइप के सेल्स हैं, सिलिएटेड सिंपल कॉलुमनर सेल्स, दूसरा नॉन सिलिएटेड जिनको हम बोलते हैं पेग सेल्स। सिलिएटेड सिंपल कॉलुमनर सेल्स और दूसरे हैं नॉन सिलिएटेड जिसे हम बोलते हैं पेग सेल्स। अब सिलिया वाला तो आपको करंट फंक्शन बता दिया, पेग सेल क्या है, जो माइक्रोबिलाई है इन लोग यहाँ से क्या इकट्ठा करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इन लोग सिक्रीशन देते हैं, सिक्रीटरी सेल्स। और ये जो सिक्रीटरी सेल्स है, ये जो ओवम है, जो ट्यूब के अंदर ओवम है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसको वो जो सिक्रीशंस निकलते हैं वहां से पेग सेल से, वो सिक्रीशंस जो है वो डेवलपिंग ओवम को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला एक्सेसरी पार्ट है यूट्रस, जिसे हम गर्भ भी बोलते हैं। तो यूट्रस का पहले इंपॉर्टेंस जान लो, गर्भाशय क्या क्या कार्य करता है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फाइनली यूट्रस में आकर अटैच होता है उसे अपन इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीटस, यहीं पर पूरा विकास होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव का जो फ्लो है वो भी यूट्रस की परतों के टूटने से ही होता है। आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम यूट्रस की एनाटमी या कारिकी देखें तो पहले लोकेशन याद रख लो बेटा। देखो, मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूं, बायोलॉजी में, पूरे बायोलॉजी में, जूलॉजी में आपको बहुत सारे ऑर्गन्स, पार्ट्स के लोकेशन दिए हैं। तो ये जो लोकेशन और पार्ट्स हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आदत डाल लो कि अपने नोट्स में कोई भी टॉपिक अगर चालू कर रहे हो, अगर लोकेशन मेंशन है तो पहले लोकेशन लिख लें। एनाटमी लोकेटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम मतलब गूदा नाल, गूदा द्वार मतलब एनस, गूदा नाल मतलब रेक्टम। इन्वर्टेड पियर, अगर हम यूट्रस को देखें तो वो उल्टा नाशपति या इन्वर्टेड पियर के जैसा दिखाई देता है। अगर हम यूट्रस का डायमेंशन देखें, डायमेंशन किसमें, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में, क्योंकि फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाएगी एक बार तो उसके जो यूट्रस के डायमेंशंस है वो
आइडियल नहीं रहेंगे। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हम यूट्रस का डायमेंशंस देखें तो क्या रहेगा, 7 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर वाइड और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई या मोटाई चौड़ाई। ठीक है, 7 into 5 into 2.5, 7 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर वाइड और 2.5 सेंटीमीटर मोटाई या थिकनेस। अब यूट्रस में भी हमको 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या है, फंडस जो गुंबद या डोम के शेप के जैसा होता है, सेकेंड है बॉडी, मध्य वाला खाली हॉलो पार्ट, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं ग्रीवा और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम सर्विक्स। तो यूट्रस के भी एनाटॉमिकली 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सही है। अब सर्विक्स जो है, उस सर्विक्स का इंपॉर्टेंस या सर्विक्स के जो स्ट्रक्चर है, तो अगर आप देखोगे कि ये अगर यूट्रस है, ये ऐसे मैंने यहाँ पर रफ बनाया बेटा, आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। व्हाइट कलर वाला जो पार्ट है ये है यूट्रस, सही है। येलो कलर वाला जो यहाँ पार्ट है पूरा, ये है ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल। ये बीच वाला पार्ट कैनाल है, इसके आजू बाजू के पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं। और नीचे ये जो पिंक कलर से बनाया है ये है वजाइना या योनि। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि सर्विक्स जब गर्भाशय में खुलता है तो वो जो छोटा सा छेद है उसे बोलते हैं आंतरिक ऑस या इंटरनल ऑस। सर्विक्स जब वजाइना में एक छेद से खुलता है या अटैच रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल ऑस। तो बस इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस आपको बताना था। कहीं कहीं एमसीक्यू दे देते हैं, बुक में तो मेंशन नहीं है बट एमसीक्यू दे देते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी कारण से याद रखिएगा, सर्विक्स जब गर्भाशय या यूट्रस में ओपन हो रहा है तो इंटरनल ऑस, और वजाइना बाहर की तरफ है तो सीधा क्या याद रखेंगे, एक्सटर्नल ऑस। सही। तो ये यूट्रस का नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हम यूट्रस की फिर से क्या देखेंगे बेटा, हिस्टोलॉजी जानना जरूरी है, तभी तो आप पता लगा सकते हो ना कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है, कौन सपोर्ट दे रहा है। तो रटना नहीं है अपन को। हिस्टोलॉजी देखें यूट्रस की तो 3 लेयर हैं यूट्रस में, बाहर से अंदर। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मध्य वाला मायोमेट्रियम, और सबसे इनर मोस्ट क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम। ठीक। अगर हम पेरीमेट्रियम की तरफ देखें, बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो पेरीमेट्रियम है, इस पेरीमेट्रियम में आउटर मोस्ट लेयर है, तो इस पेरीमेट्रियम में हमको और क्या मिलेगा बेटा, कोलेजन फाइबर्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलेजन फाइबर्स। अब ये जो कोलेजन फाइबर्स है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा कि जरूरत से ज्यादा यूट्रस ना फैल जाए, बहुत ज्यादा यूट्रस ना फैल जाए, अपनी जगह पर अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखे, तो एक्स्ट्रा या ओवर स्ट्रेचिंग होने से कौन सी लेयर बचाएगी, पेरीमेट्रियम बचाएगी। पेरीमेट्रियम लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। पेरीमेट्रियम लेयर में एरियोलर संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब बेटा जिनको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं पता है, आप लोगों को 11th में एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में जाकर बुक से देखना पड़ेगा, या जब मेरे लेक्चर्स आएंगे 11th के तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। पेरीमेट्रियम के भी 2 पार्ट्स हैं, आउटर और इनर। सही है। तो पेरीमेट्रियम का जो आउटर पार्ट है वो बाहर से ऑर्गन को करता है, और जो इनर पार्ट है वो अंदर की कैविटी वॉल को लाइनिंग देता है। सही। अब ये जो पेरीमेट्रियम है या जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सारे जो पार्ट्स हैं इन लोग आते हैं किसके अंदर बेटा, पेरिटोनियम। तो जूलॉजी में आपको बहुत सारी जगह पर एमसीक्यूज में, नोट्स में आपको पेरिटोनियम पता चलता है। तो पेरिटोनियम क्या है, इसको आज अच्छे से जान लो, समझ लो, इसमें डाउट मत करो। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, पेरिटोनियम हम एक पतली मेम्ब्रेन या झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो अंदर के विसरल ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करते हैं, बाहर से चारों तरफ से उनको कवर करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। ठीक। अब विसरल ऑर्गन्स जो मैं सॉफ्ट ऑर्गन्स बोल रहा हूँ, उनके भी 2 टाइप हैं, एक जो सॉलिड है, एक जो अंदर से खोखले हैं। तो सॉलिड ऑर्गन्स कौन कौन से बेटा,
लीवर है, हेपार है, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है। हॉलो ऑर्गन्स में क्या क्या आ गया बेटा? हॉलो ऑर्गन्स का बोलने का मतलब उनके अंदर की जो कैविटी है उनमें खाली अपन को स्पेसेस मिलेंगे। तो किडनी वगैरह जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब किस में आएंगे? हॉलो में। तो पेरिटोनियम बेसिकली क्या है? विसरल या सॉफ्ट ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है, जो झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। किडनी के आउटर लेयर में भी पेरिटोनियम है, लंग्स के भी आउटर कैविटी में पेरिटोनियम है, स्टमक के भी आउटर लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की भी आउटर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है बेटा? पेरिटोनियम प्रेजेंट। ठीक, चलिए पेरीमेट्रियम हो गया। पेरीमेट्रियम के बाद हम नेक्स्ट लेयर आते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम हैज 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। मायोमेट्रियम सबसे थिकेस्ट कहाँ होगा? फंडस में, डायग्राम में है बताओ। सबसे थिनेस्ट कहाँ पर होगा? सर्विक्स में, जो सकरा पार्ट है। मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल है वो फीमेल के बॉडी में लॉन्गेस्ट है, ये याद रखना, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल। अब ये जो मायोमेट्रियम है, देखो बेटा, ये जो चीजें मैं यहाँ पर अलग से ना स्टार मार्क करके यहाँ पर या जो भी आपको एक चिन्ह बनाकर दे रहा हूँ, ये सारी चीजें हमको आगे कनेक्ट करनी है। क्या कनेक्ट करनी है? मायोमेट्रियम की जो लेयर है, अभी क्या याद रखोगे आगे के प्रोसेस के लिए ध्यान देना। मायोमेट्रियम की जो लेयर है यूट्रस की, वो कौन से हार्मोन द्वारा उत्तेजित या कौन से हार्मोन द्वारा एक्टिवेट होती है? ऑक्सीटोसिन। किससे निकलता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। ये ध्यान रखना, ये आगे मैं पूछूंगा आपसे। मायोमेट्रियम कौन से हार्मोन से स्टिमुलेट होता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, दर्द उठता है कॉन्ट्रैक्शंस के कारण, ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण, जिसे लेबर बोलते हैं। और इसी लेबर के बाद क्या होता है बेटा? चाइल्ड बर्थ होता है। तो अभी क्या याद रखोगे? यूट्रस का मायोमेट्रियम। इस यूट्रस के मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल लेयर पर कौन से हार्मोन का इफेक्ट डलेगा? ऑक्सीटोसिन। चलिए क्लास, मुझे कौन बता रहे बेटा? ऑक्सीटोसिन जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट से रिलीज होता है? 11th में पढ़ाए हैं आप लोग, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बोथ कि नन? फास्ट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो ये मायोमेट्रियम हो गया, ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन वाला पॉइंट। सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट। एंडोमेट्रियम हाईली वस्कुलर है। अब एंडोमेट्रियम के भी टोटल कितने कंपोनेंट्स हमको बोल रहा है? 3 कंपोनेंट्स बोल रहा है। कंपोनेंट्स मतलब अंदर के उसके पार्ट्स, उनके डिवीजन। अब अगर हम एंडोमेट्रियम के कंपोनेंट्स की बात देखें तो सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे इनर मोस्ट लेयर वो बना है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम में। इसमें सिलिएटेड सेल्स हैं अगेन, और फिर कौन से सेल्स हैं बेटा? सिक्रेटरी। मिडिल लेयर जो है वो लैमिना प्रोप्रिया होता है, और ये किसमें प्रेजेंट, इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जब से जो आउटर वाला पार्ट है वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है। तो ये जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर आपको एंडोमेट्रियम के बारे में बोल रहा है ना, तो एंडोमेट्रियम के जब आपको बारे में बोल रहा है यहाँ पर, तो इसमें आपको क्या चीज याद रखोगे? ठीक, अब यहां ध्यान देना बेटा, मान लो कि ये यूट्रस है। अब ये यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है यहां पर, ये है मायोमेट्रियम। और यहां जो येलो से बना है वो है
एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के भी आपको कितने कंपोनेंट्स बोल रहा है? 3 कंपोनेंट्स बोल रहा है। 3 कंपोनेंट्स बोला ना। 3 कंपोनेंट्स मतलब देखो, इनर मोस्ट, मिडिल और आउटर। अब इनर मोस्ट है सिंपल कॉलुमनर, तो देखो बोलने का मतलब ये है 3 कंपोनेंट्स में इनर, मिडिल और आउटर बोल रहे हैं। तो ये जो इनर मोस्ट होगा ना, ये इनर मोस्ट का फेसिंग कहां होगा बेटा? यूट्रस की कैविटी, मिडिल लेयर, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये आउटर मोस्ट लेयर किसके कांटेक्ट में रहेगी? सेकेंड लेयर वाली एंडोमेट्रियम। समझ आ रहा है? इनर मोस्ट, मिडिल और आउटर अब सबको क्लियर हो गया। एंडोमेट्रियम का सबसे इनर मोस्ट लेयर का फेसिंग कहां होगा? बॉडी ऑफ यूट्रस कैविटी की तरफ, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगा एंडोमेट्रियम का, वो कौन सी लेयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा? मायोमेट्रियम। समझ आ रहा है? सही है, ठीक। अब इधर देखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा है लेयर्स ऑफ यूट्रस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 फंक्शनल कंपोनेंट। अब जो यूट्रस के अंदर का जो फंक्शनैलिटी है या जो फंक्शनल पार्ट है, उसके 2 डिविजन्स हैं। एक को बोलते हैं फंक्शनल पार्ट या स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, दूसरा है स्ट्रेटम बेसालिस। मैंने सिर्फ एसटी करके लिखा है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसालिस। तो अब ये जानते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स के जो 2 पार्ट हैं, उनके बारे में क्या है। पहला है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, ठीक है, फंक्शनल लेयर जिसे हम बोलते हैं। अब स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या है? फंक्शनल लेयर स्लोज ऑफ इन मेंस्ट्रुएशन, इट हैज स्पाइरल आर्टरीज। दूसरा बोल रहा है स्ट्रेटम बेसालिस, इट इज द परमानेंट लेयर, गिव्स राइज टू स्ट्रक्चर फंक्शनैलिस आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुएशन, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट आर्टरीज। तो सिंपल है, फंक्शनैलिस टूट जाता है और स्ट्रेटम बेसालिस परमानेंट रहता है। उसी परमानेंट लेयर से हर महीने फीमेल्स में क्या बनेगा? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, अब इधर देखो, अब जैसे ये एंडोमेट्रियम हुआ, ठीक, जैसे मान लो ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, और इस तरफ क्या फेसिंग है बेटा? कैविटी। यूट्रस की क्या है इस तरफ फेसिंग? कैविटी। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो यहां पर जो सेल्स होंगे बाहर, या ये लेयर होगी बाहर वाली रेड वाली, तो ये जो बाहर की रेड वाली लेयर है, ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, ठीक है। और बाहर वाली जो फेसिंग कहां पर कर रही है? कैविटी की तरफ कर रही है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट होगा एंडोमेट्रियम का, जो इनर साइड वाला पार्ट होगा, ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होगा, ये कहलाएगा स्ट्रेटम बेसालिस। क्या कहलाएगा ये? स्ट्रेटम बेसालिस, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस वाले पार्ट। यूट्रस के यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स थे, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस था, स्ट्रेटम बेसालिस था। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसालिस जो है उनका कैसा अपीयरेंस या उस लेयर में उनका पोजीशनिंग कहाँ है? कैविटी की तरफ वाला फंक्शनैलिस वाला ये जो पोर्शन है, यही मेंस्ट्रुएशन के समय क्या होता है? टूटता है। और ये जो स्ट्रेटम बेसालिस है ये परमानेंट है। इसी स्ट्रेटम बेसालिस से हर महीने एक नया स्ट्रेटम फंक्शनैलिस फीमेल्स में डेवलप होगा, ठीक है। चलो उसके बाद बताया है ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। यूट्रस बहुत फंक्शनल पार्ट है, जिसके कारण वहां पर बहुत इंटेंसिव ब्लड सप्लाई होना जरूरी है। अब इंटेंसिव ब्लड सप्लाई में इंटरनल इलियक आर्टरी ब्रांच होकर यूट्रस की तरफ जाएगी, तो हम नाम दे देंगे यूटेरिन आर्टरी। यूटेरिन आर्टरी और ब्रांच होगा, अंदर टिश्यूज में जाएगा, आर्क्यूएट आर्टरी।
अब ये जो आर्क्यूएट आर्टरी है ना, ये आर्क्यूएट आर्टरी कहाँ सप्लाई दे रहा है? मायोमेट्रियम। ये जो रेडियल आर्टरी है ये जाता है डीप मायोमेट्रियम, मतलब मायोमेट्रियम थिक है ना, 3 लेयर्स का बना हुआ है, तो स्टार्टिंग तक आर्क्यूएट आर्टरी और डीप तक कहाँ जाएगा? रेडियल आर्टरी। अब ये जो रेडियल आर्टरी है ये 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, एक स्पाइरल आर्टरी और एक स्ट्रेट आर्टरी। तो स्पाइरल आर्टरी अभी अपन किस में पढ़े थे? स्पाइरल आर्टरी अभी अपन किस में पढ़े थे बेटा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और स्ट्रेट आर्टरी हम कहां पर पढ़े थे? स्ट्रेटम बेसालिस। तो स्ट्रेट आर्टरी फंक्शनलिस और स्पाइरल आर्टरी बेसालिस। तो ये है यूट्रस की ब्लड सप्लाई। यूट्रस के 4-5 आर्टरीज का ही नाम है, यूटेरिन आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी, रेडियल और स्ट्रेट और स्पाइरल। इतना आप याद रख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। इस ब्लड सप्लाई का भी मैं आपको एक स्लाइड डायग्राम का दिखाऊं। ठीक, फिर सर्विक्स के बारे में हमको यहाँ पर बताया है, सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स। तो सर्विक्स एक नैरो पार्ट है और सर्विक्स से म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकोसा वाले पार्ट से। अब सर्विक्स के अंदर का जो म्यूकस है वो म्यूकस का क्या इंपॉर्टेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है? इसमें वाटर प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड्स है, एंजाइम्स है और सॉल्ट्स है। 12 साल से लेकर मीनोपॉज तक हर रिप्रोडक्टिव एक्टिव फीमेल में हर दिन 20 से 30-40 ml का सर्वाइकल म्यूकस जो है वो रिलीज होता है। सर्वाइकल म्यूकस का इंपॉर्टेंस अपन को कहाँ पता चलता है? हम क्यों सर्वाइकल म्यूकस वाला टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा नीट एस्पिरेंट्स और 12th बोर्ड, जब ओव्यूलेशन का समय रहता है फीमेल्स में, ओव्यूलेशन का जब टाइम रहता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ही ओवम बाहर आता है, तो उसी समय अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन 100% होगा। तो ओव्यूलेशन के समय जो सर्वाइकल म्यूकस है वो ज्यादा अल्कलाइन रहता है और लेस विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ा, चिपचिपा कम, गाढ़ा कम, और अल्कलाइन या क्षारीय भी ज्यादा रहता है। नॉन ओव्यूलेटिंग फेस में या नॉर्मल कंडीशन में जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तब सर्वाइकल म्यूकस लेस अल्कलाइन है और ज्यादा गाढ़ा है। ज्यादा गाढ़ा होने के कारण ये सर्विक्स पे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस प्लग। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूकस प्लग। और ये जो म्यूकस प्लग है ये स्पर्म के पेनिट्रेशन या स्पर्म की एंट्री को क्या करता है? रोकता है, उनको इजीली अंदर जाने नहीं देता। तो देखो बायोलॉजी कितनी सुंदर है। फीमेल्स में जब भी ओव्यूलेशन हो रहा है उसी समय सर्वाइकल म्यूकस भी मोर अल्कलाइन हो जाता है और लेस विस्कस हो जाता है, ताकि अगर उस समय स्पर्म आया तो वो इजीली कहां तक पहुंच सके बेटा? फर्टिलाइजेशन की जगह तक। जब ओव्यूलेशन नहीं है, जब नॉर्मल कंडीशन है, तब म्यूकस प्लग बना लेता है। तो उस समय अगर स्पर्म आ भी रहा है तो प्रॉपरली जो स्पर्म है वो सर्विक्स को अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाएगा और वहीं पर कुछ टाइम के बाद जो स्पर्म सेल्स है वो भी क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। सही है? ऐसा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बायोलॉजी में रटना नहीं है, जिनके पीछे का कंसेप्ट है, लॉजिक है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सही है? तो सर्विक्स हो गया कंप्लीट। सर्विक्स में आपको इतने पॉइंट्स काफी हैं। वजाइना, जिसे हम योनि भी बोलते हैं, तो वजाइना एक ट्यूबुलर पार्ट है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा। वजाइना पैसेज या पथ प्रदान करता है किसके लिए? मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऋतुस्राव, चाइल्डबर्थ के लिए। फिर मैंने क्या लिखा है? वजाइना और जो ग्रीवा नाल है उनको साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा? बर्थ कैनाल। ये तो आपको पता ही है, बुक में भी मेंशन है। अब अगर हम वजाइना की हिस्टोलॉजी देख ले तो हिस्टोलॉजी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, केराटिन एक प्रोटीन है जो डेड सेल्स से मिलकर ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आपको और क्या जानना है वजाइना में? एक इंपॉर्टेंट कि वजाइना की जो म्यूकोसा लेयर है उसमें ना ग्लाइकोजन जानते हैं ना, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है, स्टोर रहता है मसल्स में, लिवर में, वही। तो यहाँ पर भी ग्लाइकोजन रिजर्व है और ये जो ग्लाइकोजन है ये समय बीच बीच में एक रेगुलर इंटरवल पे ग्लाइकोजन का जब अपघटन या ये सड़न होता है तो उस वजाइना वाले एरिया के आसपास जैविक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। अब यहाँ पर एसिड जो बन रहा है वो फीमेल के हेल्प के लिए ही है,
यहाँ पर अगर ये जो एसिड्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बन रहे हैं, इससे फीमेल के शरीर को ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। ये एसिड्स इसलिए वहां पर बनते हैं ताकि उस वजाइना वाले जगह पर दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया की वृद्धि या दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है, ये याद रखना कि जो जैविक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड्स बन रहे हैं वजाइना में, इसके डिकम्पोजिशन से ग्लाइकोजन, तो ये एसिड उस जगह पर दूसरे हार्मफुल दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। लेकिन कभी कभार अगर ये एसिड अधिक सीक्रेट हो गया या ज्यादा एसिड वहां पर बन गया, तो ये उस जगह पर अगर उस समय स्पर्म्स जा रहे हैं या शुक्राणु उस समय उस जगह पर प्रवेश हो रहे हैं, तो बहुत सारे स्पर्म्स भी इस एसिडिटी के कारण क्या हो जाते हैं बेटा, डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, आपको मैंने स्लाइड्स दिखाई डायग्राम की, एक एक बार इसे और देख लीजिए। ये फर्स्ट स्लाइड था फॉलिकल्स का, फिर हमने इसमें प्राइमोर्डियल और ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल देखा। oogenesis अच्छे से घर पे एक बार पढ़िएगा, कुछ डाउट होगा तो क्लास में पूछिएगा। मैंने कोशिश की है जितना नीट एंट्रेंसेस के लिए जरूरी है उतना मैंने आपको यहाँ पर डेटा दे दिया है, चाहिए। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में डिफरेंस पढ़े अपन, ये एक वेन डायग्राम था। फिर oogonia को मैंने क्रोमोसोम के बेसिस पर समझाया, जो एक्स्ट्रा 23 क्रोमोसोम है उसका क्या फायदा है, हैप्लॉइड बनाता है। फिर अपन ने एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ा, एक्सेसरी ग्लैंड्स आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ओविडक्ट सारे। फिर हिस्टोलॉजी पढ़ी, यूट्रस पढ़ा, सर्विक्स का कैनाल बताया आपको, यूट्रस के तीनों लेयर्स का इंपॉर्टेंस पढ़े, एंडोमेट्रियम पढ़ा। एंडोमेट्रियम में मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इनर मिडिल आउटर मतलब क्या हुआ, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस किसको बोलते हैं और स्ट्रेटम बेसालिस किसको बोलते हैं। फिर हमने सर्विक्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक अपन कंप्लीट करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ये जो हमने डक्ट्स पढ़े हैं उसका आपको एक डायग्राम स्लाइड दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ आ सके। तो नेक्स्ट क्लास तक आप रिवीजन करके आइएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ के आइएगा, कुछ डाउट होगा तो आपको क्लास में पूछना है, सही है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।